एक तरफ तो मोहम्मद तुगलक विद्रोहों को दबाने में असफल हुआ और दूसरी तरफ उसकी नीतियों के कारण सरदार और धार्मिक नेता असंतुष्ट हो गए। जिस समय मोहम्मद तुगलक सुल्तान बना था, उसने सरदारों धार्मिक नेताओं को संतुष्ट करने की नीति अपनाई थी और केवल उन्हीं क्षेत्रों को अपने अधिकार में रखा था जिन पर वह आसानी से नियंत्रण कायम रख सकता था। इसीलिए उसने दक्षिण भारत के राज्यों पर नियंत्रण स्थापित करने की कोई चेष्टा नहीं की, लेकिन उसकी इस नीति का प्रभाव यह हुआ कि साम्राज्य के अन्य सरदारों ने भी उनका अनुसरण किया और विद्रोह कर दिया। इस प्रकार बंगाल भी उसके हाथ से निकल गया। इस प्रकार मोहम्मद तुगलक के समय से ही सल्तनत का पतन शुरू हो गया था। फिरोज शाह ने भी इस मार्ग में अपना योगदान दिया। उसकी नीतियों के कारण साम्राज्य को काफ़ी क्षति उठानी पड़ी। उसने जाजनगर और कांगड़ा के अभियानों में मंदिरों को लूटा और उन्हें ध्वस्त किया, जिससे वहाँ की जनता और साम्राज्य की जनता उसके विरुद्ध हो गई। गुजरात के अभियान में भी फिरोज को सेना के रास्ता भूल जाने से काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। फिर भी फिरोज के शासनकाल में काफ़ी कुछ शांति बनी रही, लेकिन फिरोज की नीतियों के कारण प्रशासन ढीला पड़ गया। फिरोज ने एकता के साथ साथ सैनिकों में भी वंशागत नीति शुरू कर दी थी। अब बूढ़े सैनिक घर बैठ सकते थे और अपने स्थान पर अपने पुत्र, दामाद या गुलाम को सैनिक सेवा के लिए भेज सकते थे। फिरोज ने सैनिकों को नकद भुगतान के स्थान पर लगान वाले गांव दे दिए। सैनिक या तो खुद जाकर लगान वसूल करते थे या बिचौलियों का सहारा लेते थे। इसका परिणाम यह हुआ कि बिचौलिए आधा या एक तिहाई ही सैनिकों को देते थे। इससे सैनिकों को कोई लाभ नहीं मिलता था। इससे सैनिक प्रशासन ढीला पड़ गया और भ्रष्टाचार फैल गया। इसके अतिरिक्त फिरोज की धार्मिक नीति का भी साम्राज्य पर बुरा असर पड़ा। उत्तराधिकार की समस्या भी सल्तनत के पतन का प्रमुख कारण थी। फिरोज शाह के पास बड़ी संख्या में 1,80,000 गुलाम थे। जैसा कि होता आया था, फिरोज की मृत्यु के पश्चात ये गुलाम भी उत्तराधिकारियों के प्रति वफादार नहीं रहे। सुल्तान और सरदारों के बीच संघर्ष प्रारंभ हो गया। इसका स्थानीय जमींदारों और सरदारों ने लाभ उठाया और वे स्वतंत्र हो गए। यद्यपि सुल्तान मोहम्मद ने गुलामों की शक्ति को नष्ट कर दिया था, लेकिन वह साम्राज्य का विघटन न रोक सका। पतन के लिए दिल्ली के सुल्तान तो जिम्मेदार रहे ही साथ विदेशी आक्रमणों ने भी राज्य की कमर तोड़कर रख दी। दिल्ली पर तैमूर ने 1398 ईस्वी में आक्रमण किया। इस समय तक दिल्ली सल्तनत की शक्ति का पतन हो चुका था। दिल्ली के सुल्तान में अब इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि वह तैमूर का मुकाबला कर सके। तैमूर ने दिल्ली तक के मार्ग के समस्त क्षेत्र को जमकर लूटा और दिल्ली में जबरदस्त कत्लेआम किया, जिसमें स्त्री, पुरुष, बच्चे आदि सभी मारे गए। तैमूर के आक्रमण ने कमजोर सल्तनत शासन सिद्ध कर दिया। दिल्ली सल्तनत के पतन के लिए कोई एक कारण उत्तरदायी नहीं है। मध्ययुगीन अनेक समस्याएं जो लगातार बनी हुई थी, साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी थी। ये समस्याएं थी सुल्तान और उसके सरदारों और स्थानीय प्रशासकों और जमींदारों के बीच संघर्ष, प्रांतीय और भौगोलिक समस्याएं आदि। शासकों ने इस समस्याओं को दूर करने का प्रयास तो किया, लेकिन कोई अस्थायी समाधान नहीं ढूंढ सके और न ही सामाजिक एवं प्रशासनिक ढांचे में कोई मूलभूत परिवर्तन न ला सके। जब कोई शक्तिशाली सुल्तान गद्दी पर होता तो ये सभी दबी हुई अवस्था में रहते, और जब कभी कमजोर सुल्तान गद्दी पर होता तो ये उभर कर सामने आ जाते और अपना प्रभुत्व स्थापित करने की चेष्टा करते। उपयुक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि फिरोज तुगलक तक तो सल्तनत शक्तिशाली रही, परंतु शक्तिशाली शासक के अभाव में सल्तनत का पतन होता ही चला गया। दिल्ली सल्तनत की शासन प्रणाली, राजत्व का सिद्धांत। इस्लाम में एक राज्य, इस्लामी राज्य, एक ग्रंथ कुरान, एक धर्म इस्लाम और एक जाति मुसलमान की अवधारणा है। मुहम्मद पैगंबर के बाद प्रारंभ में 4 खलीफा हुए: हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान और हजरत अली। प्रारंभ में खलीफा का चुनाव होता था, किंतु आगे चलकर खलीफा का पद वंशानुगत हो गया। 661 ईस्वी में उमैया वंश खलीफा के पद पर प्रतिष्ठित हुआ और उसका केंद्र दमिश्क, सीरिया था। 750 ईस्वी में अब्बासी खलीफा स्थापित हुए और उनका केंद्र बगदाद था। 1253 ईस्वी में चंगेज खान का पोता हलाकू खान ने बगदाद के खलीफा की हत्या कर दी। फिर खलीफा की सत्ता का केंद्र मिस्र हो गया।
अब खलीफा के पद के कई दावेदार हो गए थे, यथा स्पेन का उमैया वंश, मिस्र का फातिमी वंश और बगदाद के अब्बासी वंश। प्रारंभ में एक ही इस्लाम राज्य था, किंतु आगे चलकर विभिन्न क्षेत्रों के गवर्नर व्यवहारिक बातों में स्वतंत्र होने लगे। अतः इस्लाम की एकता को बनाए रखने के लिए खलीफा ने उन गवर्नरों को शासन करने का सनद देना शुरू किया। सनद प्राप्त करने वाले गवर्नर सुल्तान कहे जाने लगे। सैद्धांतिक रूप से खलीफा ही भौतिक एवं आध्यात्मिक प्रधान होता था और सुल्तान उसका नायब होता था, किंतु व्यवहारिक बातों में सुल्तान स्वतंत्र होता था। इल्तुतमिश दिल्ली का प्रथम वैधानिक सुल्तान था। मुहम्मद बिन तुगलक ने 1347 ईस्वी में खलीफा से सनद प्राप्त की थी। फिरोज तुगलक मुस्लिम भारत का प्रथम सुल्तान था, जिसने अपने सिक्कों पर खलीफा का नायब खुदवाया। अपने शासनकाल के अंतिम 6 वर्षों में उसने खलीफा से 2 बार सनद प्राप्त की। मुबारक शाह खिलजी दिल्ली का एकमात्र सुल्तान था जिसने अपने को खलीफा घोषित किया। सल्तनत कालीन अर्थव्यवस्था इक्ता सुल्तान द्वारा विशेष शर्तों पर व्यक्ति विशेष की भूमि या भूमि का लगान आवंटित करना। इक्तादार मुक्ता या मुक्ताई, जिसे इक्ता प्रदान की गई हो। ख्वाजा का पद गवर्नर के लिए प्रयोग किया गया। बलबन ने प्रत्येक प्रांत में गवर्नर पद पर अपने पुत्रों को नियुक्त किया, जिन्हें ख्वाजा कहा गया। खालिसा, जो भूमि केंद्रीय सरकार के सीधे नियंत्रण में होती थी तथा जिसके वसूले गए लगान को सीधे केंद्रीय राजकोष में जमा करते थे। ज़कात, एक प्रकार का धार्मिक कर जो संपत्ति का 2.5% होता था। जजिया, गैर मुसलमानों से जीवन एवं संपत्ति की रक्षा की एवज में वसूल किए जाने वाला कर। खराज, भूमि कर जो उपज का 1/3वां भाग होता था। खम्स, युद्ध में लूटे गए धन जिसका 4/5 भाग सैनिकों में बांट दिया जाता था। मसाहत, उपज निर्धारण के लिए भूमि पैमाइश का तरीका, इसे अलाउद्दीन खिलजी ने प्रचलित किया था। आमील, राजस्व वसूली करने वाला अधिकारी। हिक्की सिर्व, नहरों द्वारा सिंचित भूमि पर लगाए जाने वाला सिंचाई कर। राज्य का स्वरूप, सैद्धांतिक रूप से यह एक इस्लामी राज्य था, किंतु व्यवहारिक। बाकी अगले पार्ट में।